दोस्तों नमस्कार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टेलीफोन किया और इसकी जानकारी दिल्ली में बैठे अमेरिका के राजदूत ने ट्वीट के जरिए सबसे पहले दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को रीट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अमेरिका के राजदूत जो अलग अलग देशों में मौजूद हैं, वो मिस्र है, वो तुर्की है, वो फ्रांस है, वो ब्रिटेन है, तमाम जगहों पर अधिकारियों ने इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की और रास्ता निकालने का जिक्र किया। और इस परिस्थिति में कतर ने खुले तौर पर सामने आकर कह दिया, नहीं नहीं, हम अब मध्यस्थता नहीं करेंगे, हमें अपने देश के नागरिकों की फिक्र है, तो हम देश की सुरक्षा में लगेंगे। यह पूरी परिस्थिति क्या बतलाती है? यह परिस्थिति दरअसल उस दिशा में ले जा रही है जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने 5 दिन का दांव खेल तो दिया कि सीजफायर है, नो अटैक है और इस दौर में बातचीत है, जिसे पहले घंटे ही ईरान ने खारिज कर दिया, यह कहकर कि कोई बातचीत हो नहीं रही है। और इन सब के बीच दुनिया के अलग अलग मीडिया हाउसेस के जरिए जो खबर निकल कर आई, वो चाहे अमेरिकन CNN हो या ब्रिटिश BBC हो, वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, एक सवाल हर किसी ने उठाया, आखिर बातचीत किससे हो रही है, कौन कर रहा है, और क्या वाकई इस बातचीत को सिरा कहीं ना कहीं ईरान में जाता भी है या नहीं जाता है। यानी पहली लकीर यही उभर रही है कि अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त घबराए हुए हैं। वो चाहते हैं कि हर हाल में बातचीत की शुरुआत तो हो जाए, और इस बातचीत की शुरुआत का मतलब यह है कि शनिवार को जब 5 दिन पूरे होंगे, उससे पहले उस शनिवार के बाद कैसे इस सीजफायर को या फिर नो अटैक को आगे बढ़ाया जा सके, जिससे कोई फार्मूला तैयार हो कि अब बातचीत किस दिशा में जाएगी। इस बातचीत को लेकर इतनी चिंता अमेरिकन राष्ट्रपति को क्या वाकई दुनिया में जो तेल संकट गहरा रहा है, जिस इकोनॉमी का संकट दुनिया भर के देश करने लगे हैं, होर्मुज़ रूट को लेकर उसे खोल दिया जाए, इस सवाल को हर कोई उठाने लगा है। क्या यही सब कुछ है या बात कुछ और है जो इतनी हड़बड़ाहट इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति में दिखाई दे रही है? दरअसल इस दौर में जब से टैक्स लगाकर टैंकरों को पास कराने की शुरुआत ईरान ने की है, और उसमें अपने साथी देश या फिर जो दुश्मन देश जिन्हें वो मान रहा है, इजराइल और अमेरिका, उनके साथ जो नहीं खड़े हैं, या जिन देशों की जमीन पर अमेरिकन बेस नहीं है, उन तमाम देशों को वो राहत रियायत वहां से जहाज गुजरने की इजाजत दे रहा है। लेकिन वह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, यानी मुफ्त नहीं है। हर किसी से $2 मिलियन वसूले जा रहे हैं, और ये वसूली डॉलर की शक्ल में नहीं है, ये युआन की शक्ल में है। यानी चीन की करेंसी युआन को देकर आप वहां से अपने जहाज को गुजार सकते हैं, जो कि ईरान के दुश्मन देश के साथ नहीं खड़े हैं, या दुश्मन देश वो नहीं है। इस युआन और डॉलर के बीच की कशमकश में अमेरिका के सामने एक संकट तो है। अगर हर दिन 4 से 5 जहाज गुजर रहे हैं जब से टैक्स लागू किया गया, और उसके बाद की परिस्थिति में जो होर्मुज़ रूट पर तकरीबन 44 जहाज ऐसे हैं जो प्राइवेट कंपनियों के हैं, और प्राइवेट कंपनी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके जहाज सिर्फ पैसे की एवज में रुक जाएं, तो वह युआन देकर अपने जहाज को निकालने की दिशा में बढ़ने लगे हैं। और अगर युआन के जरिए यह पूरी तेल की डील शुरू हो गई, तो आने वाले वक्त में डॉलर के सामने क्या संकट होगा, अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉलर को लेकर अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप कितने संवेदनशील रहे हैं, यह उससे पहले ब्रिक्स की बैठक में जब अल्टरनेटिव करेंसी का जिक्र हुआ था, उसी वक्त उनके गुस्से से समझा जा सकता है। लेकिन इस दौर में रूस, इस दौर में चीन, इस दौर में ईरान जो भी डील कर रहा है, वो डॉलर में डील नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इस दौर में दुनिया उस युद्ध में उलझी हुई है जहां पर आवाजाही रुक सी गई है या फिर बहुत बाधाएं हैं।
जिससे उनकी अपनी इकोनॉमी डामाडोल हो जाएगी अगर वह उस पारंपरिक व्यापारिक रिश्तों के आश्रय चले जो डॉलर में होता था। तो क्या सबसे बड़ा झटका डॉलर को लग रहा है इस वक्त, और अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि किसी भी हालत में जो जो शर्तें ईरान की है अगर उसको मान लिया जाए और उसको मानने की दिशा में कोई भी देश अगर मध्यस्थता करने सामने आ जाए और मध्यस्थता के आश्रय उसको यह भरोसा हो कि वो ईरान को संभाल लेगा, क्योंकि ईरान की 3 शर्तें ही महत्वपूर्ण है। पहली शर्त तो यही है कि दरअसल उसको मुआवजा दिया जाए, जो खर्च हुआ है उसका भरपाई अमेरिका करे, और यह मुआवजा हो सकता है 1979 के बाद की परिस्थितियों से जोड़ दिया जाए। दूसरी बड़ी बात है कि इस जगह पर जो रीजनल टकराव जो इजराइल और ईरान के बीच है वहां पर उसको अपनी मान्यता चाहिए ताकत के साथ। अमेरिका इसे भी मान लेगा अगर डॉलर का संकट गहराने लगेगा तो, या डॉलर को छोड़कर युआन या फिर रूबल के जरिए अगर करेंसी की डील होने लग गई व्यापारिक रिश्तों में तो यह भी वो मान लेगा। और तीसरी परिस्थिति जो इस वक्त ईरान के सामने है वो दरअसल खुले तौर पर भविष्य के उस संकट को लेकर है कि क्या भविष्य में कोई हमला नहीं होगा, कोई सवाल नहीं उठेंगे। अमेरिका इसे भी मान लेगा, और यहीं से बात शुरू होती है कि दरअसल युद्ध या तेल से हटकर संकट तो डॉलर का है, और अगर यह संकट गहरा गया तो अमेरिकन इकोनॉमी डामाडोल होगी, या फिर जो चुनौती देने वाला चीन है इस वक्त अमेरिका को, उसकी करेंसी मजबूत होगी, और उसकी करेंसी के जरिए अगर व्यापार होने लग गया दुनिया में तो एक झटके में वो पूरी की पूरी डॉलर की परंपरा जो आज से नहीं 50 सालों से चली आ रही है सब कुछ एक झटके में बिखर जाएगा, और इसके दायरे में मिडिल ईस्ट भी आएगा। यानी मिडिल ईस्ट के देश भी अगर होर्मुज रूट से जहाज को गुजारेंगे तो उसमें उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स देने का मतलब यह है जो ईरान कह रहा है कि दुनिया के हर उस समुद्र रास्ते में जहां जहां पर दुनिया भर के जहाजों की आवाजाही होती है हर देश टैक्स लेता है, सिर्फ एक होर्मुज रूट ही तो फ्री में रहा, तो अब वो टैक्स क्यों नहीं लेंगे। टैक्स से डर अमेरिका को नहीं लग रहा है, टैक्स की उस करेंसी से डर लग रहा है जो डॉलर नहीं है। और बात इसीलिए यहीं से शुरू हुई जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप हों या उनके अलग अलग देशों में बैठे हुए डिप्लोमेट्स हों, और ये सारी परिस्थितियों में जो रास्ता मिल जाए उस रास्ते से आप ईरान को टटोलिए। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करना और उसके तुरंत बाद शहबाज शरीफ एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में यह बहुत साफ तौर पर लिखा होता है कि हम तैयार हैं मध्यस्थता के लिए। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रिट्वीट कर दिया। उसमें क्या लिखा हुआ है पहले देख लीजिए। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए सीधा संदेश अमेरिका को यह कहकर दे दिया कि इस्लामाबाद ने गुप्त वार्ता का माध्यम बनने की पेशकश रख दी है, और हाई लेवल तौर पे जो वार्ता होगी पाकिस्तान उसकी मेजबानी भी करने को तैयार है। अगर इस ट्वीट को शब्दशः देखिए तो उसमें बहुत साफ तौर पर शहबाज शरीफ ने लिखा कि पाकिस्तान मध्य पूर्व में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए चल रहे संवाद प्रयासों का स्वागत करता है और उनका पूर्ण समर्थन करता है जो क्षेत्र और उससे परे शांति और स्थिरता के हित में है। अमेरिका और ईरान की सहमति से, इस लाइन पे गौर कीजिए, अमेरिका और ईरान की सहमति से पाकिस्तान इस संघर्ष के व्यापक समाधान के लिए सार्थक और निर्णायक वार्ता की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह मैसेज बहुत बड़ा है इसलिए क्योंकि हर कोई जानता है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई है, जब उन्होंने दुनिया के नाम या देश के नाम जो दूसरा संदेश जारी किया था जो ईद के मौके पर था, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र यह कहकर किया था कि दरअसल उनके पिता यानी जो सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनई थे वो पाकिस्तान को पसंद करते थे।
और पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में खड़ा है उस पोजीशन में दुनिया का कोई दूसरा देश ईरान को लेकर नहीं खड़ा है। यह बहुत साफ तौर है कि ईरान के साथ उसके गहरे संबंध रहे हैं और दुनिया की दूसरी बड़ी शिया आबादी भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कोई अमेरिकी सैन्य अड्डा भी नहीं है और जब सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तान के साथ विशेष भाव दिखा दिया तो यह एक इंटरनेशनल मैसेज चला गया। यहां पाकिस्तान की जरूरतों को भी समझना होगा कि 80% तेल और 99% एलएनजी वो इसी रूट से आता है जो खाड़ी देशों के जरिए उन तक पहुंचता है। और इस बीच में सऊदी अरब के साथ 2025 में जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान ने किया था और व्यापक संघर्ष रोकने का दबाव अब उन पर इसलिए है क्योंकि इस बीच खबर यह भी आई कि सऊदी अरब इस युद्ध में कूद ना जाए और अगर सऊदी अरब कूदेगा तो जो म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है उसमें पाकिस्तान को भी कूदना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, वह इस युद्ध में शरीक नहीं होगा। और फिर 900 किलोमीटर सीमा है जो पाकिस्तान और ईरान के बीच मिलती है। तुर्क और मिस्र यानी तुर्की और मिस्र के साथ उसके डिप्लोमेटिक ब्लॉक भी काम करते हैं, यानी वाशिंगटन और तेहरान के बीच पुल बनने का प्रयास वो बाखूबी कर सकता है। और इन सब के बीच विटकॉफ जो कि दूत या विशेष दूत के तौर पर काम कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, वह इस्लामाबाद पहुंच गए और कहा गया मुलाकात होगी, लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी आई कि इस बार बातचीत अगर होगी तो हाई लेवल पे निर्णायक तौर पर होगी। दूत नहीं बल्कि जेडी वेंस भी जा सकते हैं। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया के भीतर के 2-3 संकट को जरा समझ लेना होगा। यह संकट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका की अपनी साख इस दौर में दांव पर लग गई है। लगातार ईरान को युद्ध में हरा दिए हैं, इसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। अल्टीमेटम दे दिया, इसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। यह सब बुमरैंग हो गया, यानी सब गड़बड़ा गया। और उसके बाद अब जब शनिवार तक का वक्त है और अभी तक कोई संवाद हुआ नहीं है, तो हर वो देश जो थोड़ी सी भी पहल कर दे और मैसेज कन्वे हो जाए, इस आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि सवाल अमेरिका की इकोनॉमी से भी सीधे जुड़ चुका है। यानी होमर्ज रूट से अमेरिका के पास तेल जाए या ना जाए, उसके पास भरपूर तेल है, उसके पास गैस भी है। वो धमकी भी दे रहा है यूरोप को कि हमारे गैस वाले पैक्ट को लेकर आप साइन कीजिए, अन्यथा यूरोप में रहने वाले 45 करोड़ लोग संकट में आ जाएंगे। वो सारे मैसेज दे रहा है, लेकिन फिर भी अब उस समझौते की राह में है जिस समझौते में उसे लगता है कि किसी भी हालत में समझौता तुरंत हो या ना हो, लेकिन समझौते की दिशा में वार्ता शनिवार तक एक सहमति बन जाए कि हमें इस क्षेत्र में बातचीत करनी है। और उसके बाद होमर्ज रूट से ये जो टैक्स वसूली जो डॉलर छोड़कर युआन में हो रही है वो कम से कम बदल जाए, यानी टैक्स लीजिए, क्योंकि नया टैक्स और नया फ्रेम ईरान लागू करेगा, यह ईरान जिक्र कर चुका है। तो ऐसे में आप टैक्स तो लीजिए, लेकिन अब डॉलर की शक्ल में लीजिए, आपकी हर शर्त मंजूर है। इस स्थिति में क्या अमेरिका आकर खड़ा हो चुका है? क्योंकि जब शनिवार को 5 दिन पूरे होंगे, तब अगर इस्लामाबाद सफल नहीं हुआ तो इसके बाद जो ऑयल मार्केट में जो हंगामा मचेगा, और ना सिर्फ ऑयल मार्केट बल्कि जानकारी तो यह भी बतलाती है कि दरअसल इन सब के बीच जो राजनयिक तौर पर बातचीत हो रही है उसके रास्ते में जो रोक है वो सिर्फ और सिर्फ तेल गैस तक नहीं है, वो तो अब यूरिया तक पहुंच गई है। क्योंकि रूस ने, याद कीजिए, रूस ने 21 अप्रैल तक जो अमोनियम नाइट्रेट के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। चीन ने नाइट्रोजन पोटाशियम मिश्रण और फॉस्फेट पर प्रतिबंध अगस्त तक लगा दिया है। इसका सीधा असर अमेरिका के भीतर जो कॉर्न बेल्ट है उस पर पड़ेगा, दूसरे देशों पर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्टिलाइजर होगा नहीं, और सब कोई जानते हैं कि यूरिया की कीमत इस बीच 30 से 40% तक बढ़ चुकी है। यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस शनिवार तक कोई रास्ता या फिर बातचीत का फ्रेम भी तैयार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि इन सब के बीच जो इजराइल और ईरान का टकराव है वो पूरे उफान पर है, और संकट इन सब के बीच नाइट्रोजन और तेल का है, उपज और अनाज का है, युआन और डॉलर का है। यानी एक ऐसी परिस्थिति अमेरिका के सामने आकर खड़ी है कि उसकी अपनी करेंसी, उसके यहां का अपना कॉर्न बेल्ट जो कि चीन और रूस ने जब रोक दिया तो फिर
फर्टिलाइजर और कॉस्टली दुनिया भर के बाजार में होगा या फिर गायब होता चला जाएगा। अब इससे रुके तो कैसे रुकें? और इन सब के बीच जब ऐसी तस्वीर आ रही है जो हमले की तस्वीर है, जो खुले तौर पर बतलाती है कि दरअसल इजराइल का रास्ता अलग हो जाएगा क्या, और अगर ईरान को पूरी मान्यता अपनी शर्तों को मनवाने के बाद जब दे देगा तब इजराइल का क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच आज ईरान ने दिन के उजाले में जिस मिसाइल का प्रयोग किया उसमें 5 बम 100-100 केजी के लगे थे और वो सीधे तेल अवीव पर जाकर गिरे। यानी आधुनिक और उन्नत हथियारों को लेकर अब ईरान युद्ध के मैदान में है, सामने इजराइल खड़ा है। अमेरिका वार्ता का रास्ता टटोल रहा है और उसके लिए इस युद्ध की परिस्थितियों से हटकर अपनी करेंसी को संभालना है। एक क्षण के लिए तेल अवीव की इस तस्वीर को देख लीजिए। ירדן, תראי מחוץ לעבודה שלי. ये एक सिंगल मिसाइल के जरिए 100-100 केजी के बम लेकर चलने के बाद ये नए तरीके का एक अटैक है। अब यहां पर सवाल है कि ईरान जो कह रहा है कि उसको लेजिटिमेट राइट्स चाहिए, मान्यता के साथ चाहिए वेस्ट एशिया में, उसको भुगतान होना चाहिए जो उसने इस युद्ध में गंवाया और इससे पहले जो सैंक्शंस लगे उसमें जो उसे नुकसान हुआ, उसको भविष्य की गारंटी चाहिए। तो क्या अमेरिका इन सब पर सहमति जता रहा है? क्योंकि इसके साथ एक बात और बड़ी है कि चुनिंदा प्रतिबंध को हटाने से हटकर ईरान कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि जो फ्यूचर स्ट्राइक जो भी हो उसकी गारंटी अभी मिल जाए, आगे कोई आप हमला नहीं करेंगे। और मसला सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर भर का नहीं है, बल्कि रीजनल सिक्योरिटी में ईरान की भूमिका सबसे बड़ी होनी चाहिए। इस दिशा में वो जा रहा है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी बात जुड़ी है वो है टोल बूथ। इसको वो बनाए रखेगा और इस पर सहमति भी है, बनाए रखो, लेकिन करेंसी डॉलर होनी चाहिए। इस संवाद की रेखा में जो चुनौती इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने है, वाकई इस्लामाबाद ऐसी भूमिका निभा पाएगा जिसमें वो ईरान के साथ सहमति की मेज पर हर उस कदम के साथ साथ डॉलर और चीन और रशिया को लेकर या उसकी इकोनॉमी को लेकर जो इस युद्ध काल में नई परिस्थितियां उभर कर आई है। क्योंकि पुतिन खुले तौर पर कहने लगे हां उन्हें लाभ हो रहा है, लेकिन उन पर जो कर्ज था वो उसको उस पैसे को चुकाने में लगाएंगे। चीन कहने से हिचक नहीं रहा है, बिल्कुल ईरान हमारे साथ खड़ा है, हम हर तरह की उसे मदद कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हम उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाले देश के खिलाफ ही रहेंगे। और इसका लाभ युआन को मिल रहा है, इसका लाभ रूबल को मिल रहा है, इसका घाटा डॉलर को हो रहा है। इसीलिए जो आखिर के कई सवाल उलझे हुए हैं, क्योंकि अभी तक बातचीत तक पहुंचने के रास्ते साफ नहीं है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान हरकत में आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे मान्यता दे दी है और जो भी देश इससे पहले मध्यस्थता कर रहे थे वह पीछे हो चले हैं। और यह हर कोई जान चुका है कि शनिवार तक यानी 5 दिनों तक तनाव कम हो जाए, यह बहुत बड़ी बात होगी। बातचीत व्यापक कैसे हो, किस मुद्दे पर हो, इस पर कोई एक छोटा सा ड्राफ्ट भी तैयार हो जाए, बहुत बड़ी बात होगी। व्यापक शांति संभव नहीं है, परमाणु हथियारों की वापसी संभव नहीं है, होमुर्ज का समाधान हो जाए यह भी संभव नहीं है। ईरान को मान्यता मिले ना मिले, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, वो उससे पीछे हट नहीं सकता है। इन तमाम परिस्थितियों का जो आखिरी रास्ता है बातचीत की टेबल पर, वह इस शनिवार के बाद बातचीत हो रही है, यह मैसेज ही दुनिया में चला जाए तो एक पहली शांति प्रक्रिया शुरू होगी। और उस बातचीत की मेज पर अमेरिका कहां कहां झुका, कैसे कैसे झुका, यह तो कभी सामने आ नहीं पाएगा। लेकिन एक हकीकत सामने अगर आ गई कि अब युआन में नहीं डॉलर में पैसे देने होंगे, डॉलर में आपको भुगतान करना होगा, जो 2 मिलियन हर भुगतान के साथ जो जुड़ा हुआ है, तब आप समझ जाइएगा कि हां सहमति हो गई, सारी शर्तें ईरान की मान ली गई, अमेरिका झुक गया। या फिर इन सब के बीच मध्यस्थता की परिस्थितियां कहीं उलट गई और अगर मध्यस्थता
ईरान की अपनी अस्तित्व के साथ जुड़े मुश्किल हालातों के बीच इसलिए उलझती चली गई क्योंकि इस दौर में कमोवेश हर जगह पर नए कमांडर्स आ चुके हैं। यहां तक कि लारजिनी की मौत के बाद उनकी जगह जो नए कमांडर आए हैं वो आरजी जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड था उसको वो संभाला करते थे। और उसको संभालने की प्रक्रिया यह है कि 16 साल उन्होंने वहां पर गुजारे हैं और उसके बाद अब वह उस पोजीशन पे आकर खड़े हुए हैं। उनका नाम है मोहम्मद बागर जोलग्रद। ये दरअसल 8 साल तक आईआरजीसी के ज्वाइंट स्टाफ के प्रमुख रहे और उसके बाद 8 साल तक डिप्टी कमांडर इन चीफ रहे। और ये उस बातचीत जो लारजनी किया करते थे दुनिया के तमाम देशों से, वो नहीं की है उन्होंने। यानी नई टीम इस वक्त जो ईरान के भीतर सेना के हर अंग को संभाल रही है, गवर्नेंस के तौर तरीकों को संभाल रही है, अंतर्राष्ट्रीय संवाद कैसे किस रूप में होगा, उसमें सिर्फ एक ही शख्स बचा है, वो है विदेश मंत्री और उसके बाद राष्ट्रपति। इसके अलावे वो पूरी टीम नई पीढ़ी के हाथों में है जो इस युद्ध में जीत हासिल करना चाहती है। और यही मुश्किल बातचीत की टेबल तक पहुंचने को लेकर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।